हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पहला चैप्टर जीवों में जनन से हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों, इसमें काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप परीक्षा से पहले इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए फटाफट आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यही से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न से आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन होता है, यानी मुकुलन यानी बडिंग द्वारा जनन होता है। पहला ऑप्शन है ईस्ट में, दूसरा है म्यूकर में, तीसरा है पाइनस में, चौथा है फर्ड में। तो दोस्तों, मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह किस में होता है? वह ईस्ट में होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ईस्ट में। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन सा द्विगुणित है, यानी इनमें कौन जो है डायप्लॉइड है। पहला ऑप्शन है युग्मनज, दूसरा है अंडाणु, तीसरा है परागकण, तीसरा है परागकण और चौथा है नर युग्मक। तो द्विगुणित पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें द्विगुणित यानी डायप्लॉइड कौन होगा? वह युग्मनज होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, युग्मनज। बाकी जो है 3 दिया हुआ है वह जो है एकल गुणक है, ठीक है। तो यहाँ पे युग्मनज जो हो गया वह द्विगुणित है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में करें कि इनमें कौन अंड प्रजनक ओविपेरस प्राणी है, यानी अंड प्रजनक यानी कि अंडा के द्वारा प्रजनन किसमें होता है। पहला ऑप्शन है मुर्गी, दूसरा है सांप और तीसरा है मगरमच्छ, चौथा में इनमें सभी। यानी इनमें सभी जो है, यानी मुर्गी, सांप, मगरमच्छ सभी में जो होता है अंडा के द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है। तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, मुर्गी, सांप और मगरमच्छ यह अंड प्रजनक प्राणी है, ठीक है। तो डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन चौथा में कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। यानी संतति की जब उत्पत्ति एकल जनक यानी एक ही जनक के द्वारा होता है तब वह विधि कहलाती है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, आंतरिक निषेचन, बाहरी निषेचन। तो एक संतति जब एकल जनक होता है तो उस मैंने विधि को जो है अलैंगिक जनन कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन कैसे? इसमें नर मादा दोनों भाग लेता है, ठीक है। यहाँ पे अलैंगिक जनन में एकल जनक ही रहता है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन पाँचवा में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, ठीक है। उभयलिंगी पादप निम्नलिखित में कौन है? पहला ऑप्शन है पपीता, सरसों, दूसरा में है और तीसरा मक्का और चौथा में गुड़हल। तो देखिए उभयलिंगी पादप, ठीक है। तो पपीता जो होता है उभयलिंगी पादप नहीं है, ठीक है। बाकी सरसों, मक्का, गुड़हल सभी जो हो गया उभयलिंगी पादप में आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, पपीता। अगला क्वेश्चन मेरा छठा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। करें कि निम्नलिखित में से कौन जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फीताकृमि, दूसरा है केचुआ, तीसरा है घरेलू मक्खी और चौथा है जोंक, ठीक है। तो उभयलिंगी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो घरेलू मक्खी जो होता है वह उभयलिंगी जंतु नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, घरेलू मक्खी, ठीक है। बाकी फीताकृमि, केचुआ, जोंक ये सभी जो है उभयलिंगी प्राणी यानी उभयलिंगी जंतु है, लेकिन घरेलू मक्खी जो हो गया यह उभयलिंगी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें, आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है एक गुणक, दूसरा है द्विगुणक, तीसरा है बहुगुणक, चौथा है अगुणक। तो अगुणक जो होता है दोस्तों वह सामान्यतः जो होता है एक गुणक होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, एक गुणक है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आठवां नंबर में कह रहा है कि इनमें किस में जल माध्यम से निषेचन होता है। पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा है ब्रायोफाइटस, तीसरा है टेरिडोफाइटस, चौथा है इनमें से इन सभी का। यानी कि जल माध्यम में निषेचन होता है, ठीक है। यानी कि किसमें जो है जल माध्यम से निषेचन होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह इन
सभी का, यानी कि शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटस हो गया, टेरिडोफाइटस हो गया, सभी में जो होता है जल के माध्यम से निषेचन की क्रिया होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इन सभी का, ठीक है। यानी शैवाल भी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस सभी में जल के माध्यम से निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में कह रहा है कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। यानी जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकायिक, मुकुलन। तो अगर नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तो यह जो कहलाता है वह लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। लैंगिक जनन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां में कह रहा है कि मानव रुधिर वर्ग ओ वर्ग में, यानी मानव का जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें, और पहला ऑप्शन दे रहा है एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं, एंटीजन उपस्थित रहते हैं और एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन देना है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसका करेक्ट क्या होगा, ठीक है। यानी कि मानव का जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें क्या उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह एंटीजन अनुपस्थित होते हैं और एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है दोस्तों। देखिए आपको हम बता दे रहे हैं पूरा डिटेल्स के साथ, आप याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो यही से पूछे जाएंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए होते हैं और बी होते हैं, फिर ए बी होते हैं और ओ होते हैं, ठीक है। ये मेरा 4 ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप हो गया, वो है। अब यहाँ पे मेरा जो है एंटीबॉडी, पहले यहाँ पे हम एंटीबॉडी लिख रहे हैं, ठीक है, कि एंटीबॉडी जो ब्लड ग्रुप ए में क्या रहता है, तो एंटीबॉडी जो होता है ब्लड ग्रुप ए में जो होता है तो यहाँ पे बी रहता है, ठीक है, यहाँ पे ए रहता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे ए और बी दोनों रहता है, ठीक है। और एंटीजन, यहाँ से ए जी लिख रहे हैं एंटीजन को, तो एंटीजन सेम सेम, यानी ए ब्लड ग्रुप वाला में ए रहता है एंटीजन, बी में बी रहता है, ए बी में ए और बी रहता है और इसमें नहीं रहता, ठीक है। यानी कि आपसे मैंने कहने मतलब ब्लड ग्रुप ए में हो गया तो एंटीबॉडी बी रहता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए रहता है, ठीक है, इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह से एंटीबॉडी उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्लड ग्रुप ओ, तो ब्लड ग्रुप देखिए यहाँ पे ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो यहाँ पे कह रहा है एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। देखिए एंटीजन यहाँ पे है नहीं है, यानी कि क्रॉस मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ क्रॉस हो गया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। और एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ में जो है ए उपस्थित, यानी ए और बी दोनों रहता है, ठीक है, तो इसलिए एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। बाकी एंटीजन उपस्थित रहते हैं, तो देखिए एंटीजन उपस्थित रहते हैं, मैंने एंटीजन यहाँ पे है, अनुपस्थित है, नहीं अनुपस्थित नहीं है, एंटीबॉडी अनुपस्थित है, तो एंटीबॉडी तो है ना, यहाँ पे ए और बी दोनों रहता है, तो इसलिए यह मेरा ऑप्शन दोनों गलत हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे इस प्रश्न में करेक्ट हो रहा है, यानी ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मेरा यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 23 और तीसरा ऑप्शन है 44 और चौथा ऑप्शन है 46। तो मनुष्य के युग्मकों में जो गुणसूत्रों की संख्या होता है वो कितनी होता है, तो वह 46 होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा 46 होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, वह डी ऑप्शन में दे रहा है, कितना होता है, तो 46 होता है, ठीक है, आप याद रखिए। अगर आपसे कितना जोड़ा पूछा जाएगा तो वहाँ पे 23 आप ने वहाँ पे आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर जोड़ा में पूछा जाएगा तो 23 हो जाएगा, और अगर पूरी संख्या पूछा जाएगा तो वह 46 हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। पहला ऑप्शन है सूर्यमुखी, दूसरा ऑप्शन है पीपल, तीसरा ऑप्शन है नीला कुरंजी और चौथा ऑप्शन है नीम। तो 12 वर्षों में एक बार जो पुष्प खिलता है वो किस में खिलता है, तो नीला कुरंजी में खिलता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है, नीला कुरंजी, ठीक है, यानी 12 वर्षों में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलता है, तो सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 13 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो देखिए द्विखंडन यानी द्विखंडन विधि से जो है प्रजनन किसमें होता है, तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, अमीबा और पैरामीशियम में।
याद रखिएगा अमीबा और पैरामीशियम में जो होता है प्रजनन की क्रिया द्विखंडन विधि द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि इनमें से किससे बंगाल का आतंक कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। कह रहा है बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, अगैव को, केला को, फ्यूनेरिया को या जलकुंभी को। तो बंगाल का जो आतंक कहलाता है वह जलकुंभी को कहलाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे जलकुंभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहे हैं दोस्तों कि पुनर्उद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है दोस्तों। जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप इसे एग्जाम से पहले जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो पहला ऑप्शन दे रहा है स्पंजो, दूसरा में दे रहा है स्पायरोगायरा, तीसरा में दे रहा है कारा और चौथा में दे रहा है फर्न। ठीक है, तो पुनर्उद्भवन की जो क्रिया होती है वह किस में होती है, तो वह स्पंजों में होती है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, स्पंजों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। यानी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प को मैंने पैदा करता है, वह कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है बांस, दूसरा में दे रहा है आम, तीसरा में दे रहा है लीची और चौथा में दे रहा है जामुन। तो दोस्तों बांस जो होता है वह अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प पैदा करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। द्विलिंगी प्राणियों का जो उदाहरण है वो कौन है, स्पंज है, टेम्प वर्म है, जोक है, इनमें सभी। यानी कि द्विलिंगी यानी नर मादा दोनों एक ही प्राणी में रहता हो, तो उससे बने कौन एग्जाम्पल जो है यह है। तो इसमें स्पंज, टेम्पवर्म और जोक, तो यह सभी जो है दोस्तों यह द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण है। यानी दोनों में ये तीनों ऑप्शन जो दिया है इसमें नर मादा मैंने दोनों उपस्थित रहता है एक ही प्राणी में। ठीक है, तो एक ही प्राणी में दोनों उपस्थित नर मादा दोनों रहता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में करें कि जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। यानी निषेचन का जो क्रिया होता है जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं अनिषेचक जनन, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब निषेचन का जो क्रिया होगा जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, बाह्य निषेचन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बाह्य निषेचन। और जब शरीर के अंदर होगा तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो शरीर का बाहर निषेचन किस में होता है, जैसे मछली वगैरह में होता है। ठीक है, और आंतरिक निषेचन होता है जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये सभी में जो हो गया यह आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इन विट्रो कहते हैं। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, बाहर इन विट्रो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां में कह रहा है कि इनमें कौन सा भाग अगुणित है। अगुणित पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा में परागकोश, तीसरा में पराग और चौथा में युग्मनज। तो इसमें जो अगुणित है कौन भाग जो है अगुणित है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन पराग जो है अगुणित है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया पराग। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, 20 में कह रहा है सल्ककंद का उदाहरण है। सल्ककंद का उदाहरण कौन है, अदरक है, दूब घास है, प्याज है, आलू है। तो सल्ककंद का जो उदाहरण होता है दोस्तों वह प्याज होता है। ठीक है, प्याज, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया प्याज। और दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ जल्द से हमारे चैनल से जुड़ जाए ताकि आप अपना एग्जाम का बेहतर तैयारी कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। यानी कौन सा जो है विधि है वह अलैंगिक प्रजनन का इनमें नहीं है। पहला ऑप्शन है मुकुलन, दूसरा में है लेयरिंग, तीसरा में है बोना और चौथा में है दाव लगाना। तो कह रहा है कौन सा विधि जो अलैंगिक प्रजनन का नहीं है, तो मुकुलन, लेयरिंग, बोना और दाव लगाना। तो यहाँ पे बोना, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है बोना। ठीक है, यानी कि बोया जाता है, जैसे बीज को है बोया जाता है तो यही बोना जो है यह अलैंगिक प्रजनन का माने विधि नहीं है। ठीक है, बाकी मुकुलन हो गया, लेयरिंग हो गया, दाव लगाना, यह सभी जो है अलैंगिक प्रजनन का विधि है, लेकिन बोना है वह नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बोना यानी कि मतलब समझ रहे, ये मेरा फील्ड है। ठीक है, फील्ड है, यहाँ पे इस कोई बीज को लाएं और यहाँ पे इसको बो दिए। ठीक है, बो दिए तो यही मैंने फिर यहाँ से जो पौधा निकलेगा तो यह जो आता है वह लैंगिक प्रजनन में नहीं आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे उसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर 22 में कह रहा है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी दोस्तों। कह रहा है युग्मक जो होता है स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इनमें सभी द्वारा। तो युग्मक जो होता है इनमें सभी द्वारा मैंने स्थानांतरण हो सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा 23 नंबर 23 में कह रहा है कि कोनिडिया का निर्माण किस में होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। कोनिडिया का जो निर्माण होता है किस में होता है, स्पायरोगायरा में, कारा में, फर्न में, पेनिसिलियम में। तो कोनिडिया का जो निर्माण होता है दोस्तों वो पेनिसिलियम में होता है। ठीक है, पेनिसिलियम में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है पेनिसिलियम। ठीक है, याद रखिएगा पेनिसिलियम में जो होता है कोनिडिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर 24 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस में वायु निषेचन होता है। देखिए पीछे बताए थे वायु निषेचन किसे कहते हैं, अगर जीव शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कवकों में, दूसरा ऑप्शन है पक्षी में, तीसरा ऑप्शन है सरीसृपों में और चौथा ऑप्शन है मछली में। तो दोस्तों बाह्य निषेचन जो होता है वो मछली में होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया मछली में। और यहाँ पे पक्षी और सरीसृपों में दोनों में जो होता है आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। मछली में जो होता है बाह्य निषेचन होता है। तो डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर 25 में कह रहा है कि प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद का जो उदाहरण है कौन है, हल्दी है, अदरक है, केला है, इनमें सभी। यानी प्रकंद का जो उदाहरण होता है दोस्तों वो इन सभी है। ठीक है, इनमें सभी यानी हल्दी हो गया, अदरक हो गया, केला हो गया, यह सभी जो है प्रकंद का एग्जाम्पल है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों अगर आप हमारा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगाश्रयी पौधे हैं। पहला ऑप्शन है पपीता, दूसरा ऑप्शन है शहतूत और तीसरा ऑप्शन है मक्का, चौथा में खजूर। तो यहाँ पे उभयलिंगाश्रयी पौधे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मक्का जो होता है उभयलिंगाश्रयी पौधे होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 27 नंबर 27 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी पौधे हैं, यानी द्विलिंगी पौधे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है बैगन, दूसरा ऑप्शन है सेम, तीसरा ऑप्शन है टमाटर, चौथा में इनमें से सभी। ठीक है, द्विलिंगी पौधे यानी नर मादा दोनों एक ही में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी बैगन हो गया, सेम हो गया, टमाटर, दोनों जो है द्विलिंगी पौधे हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। द्विलिंगी पौधे कौन कौन हो गया, बैगन हो गया, सेम हो गया, टमाटर हो गया। अगला क्वेश्चन 28 नंबर 28 में कराए निम्नलिखित में किस में बहुविखंडन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बहुविखंडन किस में होता है, पहला ऑप्शन हाइड्रा में, पैरामीशियम में, प्लाज्मोडियम में, इनमें से कोई नहीं। तो बहुविखंडन जो होता है वह प्लाज्मोडियम में होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। सी ऑप्शन प्लाज्मोडियम बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में कह रहा है कि कछुआ का जीवन अवधि लगभग होता है। कछुआ का जो जीवन अवधि होता है वह लगभग कितना होता है, 100 वर्ष, 50 वर्ष, 200 वर्ष, 70 वर्ष। तो कछुआ का जो जीवन अवधि होता है दोस्तों वह लगभग 200 वर्ष का होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कछुआ का जीवन अवधि कितना होता है, तो 200 वर्ष तक होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में स्वपरागन होता है। स्वपरागन यानी जो होता है स्वपरागन किस में होता है, पहला ऑप्शन है चना में, दूसरा ऑप्शन है मटर में, तीसरा ऑप्शन है मूंग में और चौथा में इनमें सभी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह इनमें सभी में। ठीक है, यानी चना, मटर, मूंग सभी में जो होता है स्वपरागन होता है। तो इसलिए मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों फाइनली हम इस चैप्टर में टोटल 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए ताकि अपना बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।